So welcome class in a very new video. In this video we are going to study about the numericals that is based on your chapter 4 magnetic effects of current. तो पहला टॉपिक हमने इसमें बायट सेवर्ट लॉ पढ़ा था, तो बायट सेवर्ट लॉ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट कुछ जो पॉसिबली जो इम्पोर्टेंट है हम वो स्टडी करेंगे उसके बारे में। ओके, तो ये जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर नाम ले लिया, इसका मतलब कि इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा है। तो आप जो फॉर्मूला आपने दो पढ़े थे, एक फाइनाइट लेंथ के लिए पढ़ा था और एक इनफाइनाइट लेंथ के लिए पढ़ा था। तो जो फाइनाइट लेंथ के लिए पढ़ा था, जब फाइनाइट लेंथ दी होगी तब आप वाला फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाई करोगे। बट अगर यहाँ पे लॉन्ग वायर लिख दिया और लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है, इसका मतलब कि आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। ओके, सो इट इज केप्ट हॉरिजॉन्टली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है ये। पहली बात तो मैं डायरेक्शन राइट साइड में इसलिए बना दिया हूँ कि बहुत लोगों को डायरेक्शंस याद नहीं होती है, सिर्फ इतना पता होता है कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखी हैं, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली वाले ही प्लेन में हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। कहाँ पे निकालना है, पहला कह रहा है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ यानी कि वायर से 10 सेंटीमीटर किधर की तरफ चाहिए आप, नॉर्थ की तरफ। ओके, तो यानी 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अगर हमारा वायर इस तरीके से रखा हुआ है, तो अगर हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम एक प्लेन की बात करेंगे, ये हमारा वायर इस तरीके से अगर रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ यानी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ कहीं होगा, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज द डिस्टेंस विल बी ए या फिर आर, हम इसको जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी डिस्टेंस होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, हाँ, उस पॉइंट से जहाँ पे हमें निकालना है वहाँ से लेके वायर तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो हम इसको कहीं ए लेते थे या फिर आर ही बोलते थे। ठीक, तो इसको चाहे ए लीजिए चाहे आर लीजिए, आपसे ये बोल रहे हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि एंगल वैंगल क्या भी हो हमें मतलब नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। अगर लेंथ स्पेसिफाइड होती तब हमें एंगल से मतलब होता कि लेफ्ट साइड में कितना एंगल बन रहा है, राइट साइड में कितना एंगल बन रहा है, बट यहाँ पे हमें एंगल से मतलब ही नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं। सो ए और आई हमें पता चल गया, हमें यहाँ पे निकालना है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, ये डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है बायोसेवर्ट का और उसमें रख देना है वैल्यू को। क्या है फॉर्मूला हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, यानी कि म्यू म्यू नॉट म्यू नॉट मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, मतलब वैसे तो इनफाइनाइट वाले की अगर हम बात करें तो चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के हिसाब से ही लिखते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, 2 आई अपॉन में आर या फिर ए, कोई भी जो डिस्टेंस आप ले रहे हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है आप क्या सिंबल ले रहे हो। यही जो 10 सेंटीमीटर की हम बात करें, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे लिखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब हम लिखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू पावर -7। तो इसलिए मैंने कहा था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ही चेंज नहीं करते, उसको वही लिखे रहने देते हैं, उसके हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस को हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करा, वैल्यूज को पुट करेंगे क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधे 10 टू पावर -7 होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 टू द पावर -7 इंटू, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने रख दी, इंटू 2 इंटू करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है। ठीक है, अपॉन में कितना, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, आपको पता है ना, सेंटीमीटर में तो नहीं, या तो यूनिट्स हमारी सीजीएस में होती है, ओके, या तो एमकेएस में होती है। तो ये जो हमारा एसआई यूनिट में हमने लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो है एसआई यूनिट में 10 टू पावर -7, तो सब कुछ एसआई में चलेगा। तो हमको एसआई में क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर होता है, हमको मीटर में चेंज करना होगा वैल्यू को। तो बहुत लोग यहाँ पे 10 रख के काट के चले जाते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रख दिया, हो गया, लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर विल बिकम 0.1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.1 मीटर,
नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने ऑलरेडी रख दी, 10⁻⁻7 है। बचा क्या था हमारे पास, 2। 2 तो 2 ही रहेगा। आई की वैल्यू 10 एम्पियर रखी अपॉन 0.1 मीटर। ठीक, तो अगेन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 2 इंटू 10⁻⁻5 ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ। हाँ, ये ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है, 2 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 टेस्ला। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला, -5 टेस्ला। ओके, तो ये है हमारा पहले का 10 सेंटीमीटर नॉर्थ का आंसर। अब हम सेकंड पे आते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है हमारा, सेकंड कह रहा है 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर। तो एक ही प्लेन की बात हो रही है और इसमें डायरेक्शन से कोई अभी वैसा खास मतलब तो है नहीं। ठीक, तो साउथ का मतलब इधर की तरफ आ जाएगा और क्या, नॉर्थ के लिए ऊपर गया था, साउथ के लिए इधर की नीचे की तरफ आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेम फिगर को आप कंसीडर कर लो, आपके वहाँ पे लेंथ चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूले में तो हमें पता ही है, तो डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा ना, वो तो अलग होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगी हमारी। डिस्टेंस इस समय क्या आ जाएगी, बस 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर हो गया बस। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो वही 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, 10 ऐसे -7 4 by into 2 into I, that is 10 divided by 0.2। इस बार हो जाएगा 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर हो जाएगा। ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 इंटू, या फिर सिंपली 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। हाँ, तो इस तरीके से हम ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, वर्टिकल प्लेन पे आ जाते हैं। अब हम वर्टिकल प्लेन पे आ जाते हैं। ये जो हमने सामने फिगर बनाया था नहीं, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा था, अब वर्टिकल प्लेन पे चलेगा सब काम। प्लेन का मतलब तो आप समझते ही हो, जैसे कि अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाई है, तो अगर आप एक पेपर पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाए हो, तो वो जो आपका पेपर है वो आपका एक्स वाई प्लेन में हो गया। समझ में आई बात, दैट इज द मतलब बेसिक आइडिया ऑफ अ प्लेन। ठीक है, हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, क्या चीज क्या होती है। ओके, तो अब हम सॉल्व करने जाएंगे इसको। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो मैं दोनों के क्वेश्चन की, मतलब दोनों क्वेश्चन, एक बार हमने नॉर्थ का एक बार साउथ का, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का हम निकाल लिया आसानी से। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड्स इन द वर्टिकल प्लेन। किसमें, पहले वाले में, जब 10 सेंटीमीटर नॉर्थ की हम बात कर रहे थे। खुद सोच लो ना, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ है, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा लो। ठीक है, करंट किस तरह से फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन तो आपको पता है, इधर की तरफ फ्लो हो रही है ना, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे हम ईस्ट की हैं, यहाँ पे लेफ्ट है भाई, वेस्ट ईस्ट देख रहे हो ना, इस तरह से डायरेक्शन के हिसाब से ये ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट हो गई और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट हो गई हमारी। तो अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को कर्ल करें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो ऊपर से क्या होगा, वो हमें पता चलेगा कि वह क्या जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड प्लेन में जा रही है, ऊपर से अंदर की तरफ घुस रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड, इधर साइड हमारी क्या आएगी, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर। ठीक है, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, समझ गए, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड। डॉट की भी आएगी, अभी बात करते हैं डॉट की कहाँ पे आएगी, सेकंड वाले क्वेश्चन में डॉट की आएगी। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था, अब हम नॉर्थ के लिए ऊपर गए थे ना, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम साउथ के लिए 20 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे, तो कहीं इधर आ रहे होंगे। अब हम अपने राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे, सिंपली क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो देखेंगे यहाँ से, इस वायर को मैं बना देता हूँ, ये वायर था हमारा साउथ में, यानी कि हम 20 सेंटीमीटर इधर को आ रहे थे। ठीक, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई थी हमारी इस वाले क्वेश्चन में, दिस डिस्टेंस वाज 20 सेंटीमीटर। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। ओके, ताकि सबको समझ में आए, जरूरी नहीं है कि किसी को आ गया तो कोई एकदम उसमें डाउट आ जाए उसको।
सो डॉट की डायरेक्शन हो जाएगी, अब हम राइट हैंड लगाएंगे, करंट किधर को फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में बना देता हूँ करंट की डायरेक्शन यहाँ पे भी। करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, करंट हमारी इधर से इधर फ्लो हो रही है, इधर से इधर की तरफ फ्लो हो रही है करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन है हमारी, और हम बस राइट हैंड रूल लगाए थंब का, तो हमें क्या मिल गई, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमें डॉट की मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो डॉट की हमें मिल रही है। तो बेसिकली हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का बनाना होता है, तो ये सब देखना पड़ता है। अगर सिंपली मैग्नीट्यूड पूछे तो हमको ये सब में चिंता ही नहीं करनी है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, तो अगर हम इसको रब करें तो दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अब हमारा जो जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो वर्टिकल प्लेन पे होंगी। ठीक, सो अब जो हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 40 सेंटीमीटर जस्ट डाउन द वायर है, ये कह रहा है ना, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स वर्टिकल प्लेन पे आ जाते हैं। अपनी वायर को फिर से बनाते हैं, हम अपनी वायर को बनाते हैं इस तरीके से, और 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स सबकी जाना है। तो हमारा वायर किस तरीके से रखा है, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे थे ऐसे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की हमने बात की, अब हम वर्टिकली आ जाते हैं। वर्टिकल में क्या है, ईस्ट वेस्ट, वो तो वायर तो ऐसे ही रखा हुआ है, वायर थोड़ी पलट जाएगा। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है लेफ्ट में, ठीक है, दिस इज वेस्ट। अब करंट किधर से किधर दौड़ रही है आप लोग बताओ। बहुत अच्छे, करंट किधर से किधर फॉल रही है, करंट इधर से इधर जा रही है। हमें वर्टिकली डाउनवर्ड आना है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कहाँ पे आएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड में, वर्टिकली डाउनवर्ड हमें कितना आना है, 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर हमें नीचे की तरफ आना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अगेन हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी पॉइंट साउथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होगी। निकाल के देख लो ना, साउथ की तरफ पॉइंट कर रही होगी। आप वर्टिकली ऐसे रख दो, देखो अभी ऐसे रखा था हमने, इसको वर्टिकली ऊपर कर दिया, तो वहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। चलो राइट हैंड हम रूल लगाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा 40 सेंटीमीटर नीचे की तरफ गया था ना, एरो हट के, एक सेकेंड, 40 सेंटीमीटर नीचे की तरफ हमें निकालना है। तो ये हमारा सपोज से ये हमारी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट पे हमें निकालना है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपने एक्सप्रेशन से हमने निकाल डाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला लगाया। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करेंट 10 एम्पियर अपॉन में 0.4 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो वहां से सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, अब की बार 4 हो गया ना, तो पूरा का पूरा वो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछली बता दिए, तो ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, ये आप लोग इसको निकालो। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, अपने थंब को रखोगे वायर पे, किस डायरेक्शन में, जहाँ पे करंट जा रही होगी, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। ठीक है, तो जैसे ही अपने फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी डायरेक्शन आ रही होगी वो पॉइंट कर रही होगी, ठीक है, और पॉइंट साउथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी। देखो इस तरह से, इस तरह नीचे की तरफ ऐसे पकड़ो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, नीचे की तरफ जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अंदर घुस रही है। इस तरीके से हम डायरेक्शन लिखते हैं, तो राइट हैंड रूल लगा के। इसी तरीके से हम अगर लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा 50 सेंटीमीटर अपवर्ड्स की अगर हम बात करें, तो जैसे ये नीचे बना था इसको हम अपवर्ड बना लेते हैं, ये नीचे था इसको हम 50 सेंटीमीटर अपवर्ड कर लेते हैं।
समझ लो ये 50 सेंटीमीटर अपवर्ड हो गया, ठीक। ये 50 सेंटीमीटर अपवर्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बस नीचे डिनोमिनेटर में भाई सेम एक्सप्रेशन रहेगा, डिनोमिनेटर में 0.5 मीटर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर की जगह। और इससे भी हाँ, इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेट की फील्ड जो यहाँ की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ आएगी, वो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा जो हमारा पिछले वाले में आया था। ओके, तो डायरेक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल का लगा के, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और डायरेक्शन को निकालते जाते हैं। इज इट क्लियर क्लास? अगर नहीं क्लियर होगा तो यू कैन आस्क अगेन, या फिर दोबारा से अगर रिकॉर्डिंग देख लोगे तो वो तुम लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नोट्स को बनाते चलो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का जितना भी डेरिवेशन पार्ट और जो भी सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया प्रीवियस वीडियोस में। हमारा चैप्टर तो हो गया खत्म, अब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो हमें एक वे मिल जाएगा कि हमें किस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज एन आर्ट, जो कि आप इसमें न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते ही सीखते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ के केवल काम नहीं होता। सो न्यूमेरिकल जब तक नहीं लगा पाओगे तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है, ठीक। तो अपने से क्वेश्चन, पता है फिजिक्स में ऐसा है कि आप अपने से क्वेश्चन फ्रेम कर सके, उसका सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। भले गलत आएगा बट सीखोगे तो ना कुछ, तो आपको ऐसा करना होता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, A long wire carrying a current of 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field। यानी कि एक ऐसा वायर था जिसमें 30 एम्पियर की करंट जा रही थी, उसको हमने कहाँ पे रख दिया है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने की है, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला उसका इतना मैग्नीट्यूड है। किस तरीके से लग रही है वो मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरेलल है, पैरेलल टू द करंट, वो किससे, करंट से पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। वेक्टर, कोई भी वेक्टर को दो, हम जब उसका रिजल्टेंट निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था √a² + b²। अंडर ऑब्वियसली अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, उसके दोनों के हमको रिजल्टेंट निकालना है, और दोनों वेक्टर की वजह से जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो किधर को बनेगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, √मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल रहता था, जो कि हम टेल टू टेल को जोड़ के एंगल को निकालते थे। तो ये तो हमारी वेक्टर की कहानी थी, जो कि क्लास 11 में ऑलरेडी तुम लोग ने पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ में। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करेंगे। यहाँ पे हमें पता है करंट 30 एम्पियर है, ठीक है। जो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें, अब पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है कहाँ पे, पैरेलल, किसके पैरेलल, पैरेलल टू द करंट, करंट के पैरेलल लगी हुई है, यानी कि वो स्ट्रेट करंट जो भी रखा है उसके पैरेलल ही लगी हुई है, ठीक है। ये चीज हमने मान लिया। हमको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ना। तो पहले हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगानी, यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, एक तो जो वायर पे करंट जा रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्मली पहले से, एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे यूनिफॉर्मली पहले से। तो अब हमको उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हमें वो उसका मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि वायर के वजह से आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ पे, 2 सेंटीमीटर अवे निकालना है फ्रॉम द वायर, तो उसको निकाल लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन को समझना होता है, हमने क्वेश्चन को जैसे ही समझ लिया ना, हमारे लिए क्वेश्चन खत्म, उसको हम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो करंट हमारी 30 एम्पियर है, डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लेंथ दी हुई है वायर की, नहीं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, यानी कि इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये सब की पॉइंट्स होते हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल में ढूंढने होते हैं। देखा 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 तुरंत हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर डाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, करंट पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, बस हम फॉर्मूला लगा दिए। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितना आ रहा है, μ0I/2πr, इसको हम निकाल लेते हैं μ0I/2πr, या फिर μ0/4π से निकालते हैं, तो ज़्यादा आसान रहता है। तो μ0/4π की वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं क्या, 10⁻⁷ डायरेक्ट रख देते हैं 10⁻⁷। उसके बाद मल्टीप्लाई में आता है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई में आता है करंट जो कि हमारा 30 एम्पियर है, उसके बाद हमारा अपॉन में आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस हमारी है 2 सेंटीमीटर विद 0.2 मीटर,
है ना, 0.2 मीटर। ठीक है, इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है वो लगभग हमारा आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कैलकुलेट कर लेना आप लोग भी, अगर कुछ गलत आ रहा होगा तो आप लोग भी देख लेना, बट मेथड मैंने बता दिया, कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब उस वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, वो पैरेलल थी किसके, हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, वो पैरेलल थी। ठीक है, वो समझ लो हमारा वायर अगर ऐसे रखा था, मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा वायर ये रखा है वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से थी, उसके डायरेक्शन तो मैंने दिया लेफ्ट टू राइट की, राइट टू लेफ्ट, ये तो नहीं दिया ना, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस तरह से मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही थी। ठीक, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। बीच में जो रखा है हमारा वो वायर है, कहो तो मैं अलग कलर से बना देता हूँ वायर को। ठीक है, तो वायर को मैं अगर अलग कलर से भी बना दूँ तो आप लोग समझ जाना कि वो हाँ वायर है। तो ये जो मैरून कलर से मैंने बनाया दिस इज अ वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है रोज वाले। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से थी, अब इस वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो किधर को आएगी, वो किधर को आएगी आप खुद सोचो, वो अलग ही प्लेन में आएगी। आप कर्ल फिंगर करो तो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मिलेगी। अगर करंट हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऊपर से निकलते हुए और नीचे से अंदर जाएगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ऊपर से निकलते हुए नीचे से जाएगी। अगर हमारा जो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट लें तो क्या होगा, हमारी ऊपर से अंदर घुसेगी और नीचे से बाहर को निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, है ना, फिंगर से अगर हम कर्ल करेंगे तो यहाँ से हमें दोनों सिनेरियो, दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये वाली है, कौन सी, जो वायर की वजह से आ रही है और जो पहले से, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल। क्योंकि ये तो इधर जा रही है आपके, जैसे आपकी स्क्रीन वाली जो प्लेन है वो आपकी स्क्रीन वाली प्लेन में इधर की तरफ जा रही है, बट हमारा जो वायर की वजह से निकल रहा है वो हमारी तरफ निकल के आ रही है, वो हमारी तरफ से अंदर घुस रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे, जैसे हमारी आंख जो बिल्कुल देख रही है, बिल्कुल अब अपने आंख का बिल्कुल ऐसे रे ऑफ लाइट अगर स्क्रीन पे डालो तो वो क्या परपेंडिकुलर नहीं है आपके स्क्रीन से, वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से ही होगी, तो दोनों आपस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, अब रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर, जैसे यहाँ पे बी1 और बी2 हम लेते हैं। ठीक है, बी1 वेक्टर और बी2 वेक्टर, तो बी1 वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट में, ये सारा कुछ अंडर रूट में लगेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अंडर रूट ब्रैकेट में बी1, ठीक है, अंडर रूट को ब्रैकेट में, फिर ये आपका बी1 का स्क्वायर। ठीक है, बी1 का स्क्वायर, बी1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बी1 का स्क्वायर को इसमें लिख दे पावर 2 प्लस बी2 का स्क्वायर, इसका भी पावर 2 प्लस बी1 बी2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो आएगा तो कॉस 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वो टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा पूरा जीरो हो गया। बचा क्या, अंडर रूट में बी1 का स्क्वायर प्लस बी2 का स्क्वायर। इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्या लिख देंगे, इसको फर्दर आगे लिखते हैं, रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर में 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 था ना हमारा, हाँ 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट ब्रेक लगेगा 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर, ठीक, प्लस ब्रैकेट एक और लगेगा, जो पहले से थी मैंने फिर यूनिफॉर्म वाली वो कितनी थी, 4 इंटू 10 टू दावर माइनस कितनी थी वो, -4 थी वो भी। ठीक है, -4 वो भी है, -4 इसका स्क्वायर। ठीक, हल्का सा अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो मुझे, मतलब तुम लोग जो हम बोलते जा रहे हैं ना उसको लिखते जा, खुद से भी करोगे तो आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है,
मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन इजी लगेगा, नहीं तो ये छोटी छोटी लोग फिजिक्स तो समझ जाते हैं बट मैथमेटिक्स में घुस जाते हैं, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम हो जाती है उनको, कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तब नहीं होगी जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस आप लोग को काट पीट के जो भी कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो इतना टेस्ला, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी दिखेगा आपको। देखो, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज सेइंग दैट कि दो कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। अब हमें फाइंड मतलब करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। सो वी हैव 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है? ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। एक कंडक्टर 1 से 20 एम्पियर की करंट जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, देखो डायरेक्शन करंट की 20 एम्पियर की करंट ऊपर की तरफ जा रही है, एंड कंडक्टर 2 में वही करंट नीचे की तरफ जा रही है 30 एम्पियर की, ठीक है? दोनों करंट डिफरेंट है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है मैग्नीट्यूड, किसका किसका? पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट आर पे। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर हमने तो ये, अब यहाँ पे बहुत लोग अप्लाई करने लगे यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर, फोर्स की बात, फोर्स जो कि हमने अभी पढ़ा था, लोग उसमें दिमाग लगाते हैं, बट नहीं, ये भी बायोट से बहुत सही हो जाएगा। देखो कैसे होगा। दो वायर है, ठीक है? दो वायर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों वायर के बीच की 10 + 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है। और आपको पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट पी है जो कि 10 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम कंडक्टर 1, एंड पॉइंट क्यू है जो कि दोनों कंडक्टर के बीच में है 10-10 सेंटीमीटर के, और एक पॉइंट आर है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है कंडक्टर 2 के। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अगर हम पहले तो हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ये बताओ, कंडक्टर 1 में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपने थंब को रखोगे अपवर्ड की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करोगे, ठीक है? तो आप मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से आ रही है? वो अगर पॉइंट क्यू पे हम पूछे तो पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आएगी? अंदर की तरफ जाएगी ना, देखो अंदर की तरफ जाएगी। और पॉइंट पी पे अगर हम बात करें कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रही है? पॉइंट पी पे बाहर की तरफ आ रही है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को थंब को रख के फिंगर कर्ल कर रहे हैं तो, ठीक। अब पता है। अब कंडक्टर 2 की अगर हम बात कर ले तो कंडक्टर 2 की वजह से जो पॉइंट आर पे आएगा, नीचे कर ले, हम अपने थंब को नीचे कर लेते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं, आर से बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हमारी फिंगर्स बाहर निकल के आएगी अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो। और यही लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ घुसते हुए दिखेगी। तो हम देख रहे हैं कि जो टोटल इफेक्ट आ रहा है कैसा आ रहा है, कि यहाँ पे हम बना लेते हैं जैसा आ रहा है, जैसा कि हमारा जो इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक। और पॉइंट पी पे बाहर की तरफ निकल रही है क्या? देखो पॉइंट पी पे बाहर की तरफ निकल रही है, हाँ पॉइंट पी पे बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक। अच्छा आप ये बताओ, अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर कंडक्टर 1 की वजह से तो हम पॉइंट पी पे निकाले, बट कंडक्टर 2 की वजह से पॉइंट पी पे अगर निकालना चाहें तो कंडक्टर 2 की वजह से पॉइंट पी पे निकालोगे बेटा तो कैसे? हम को अपने किस डायरेक्शन में रखोगे? करंट की डायरेक्शन में। और पॉइंट पी पे अगर निकालेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई दिख रही है कंडक्टर 2 की वजह से, और यही कंडक्टर 1 की वजह से हमें बाहर की तरफ निकलने को देखने को मिल रही है। अब बेटा ये सोचो कि कौन सा कंडक्टर पास है ना? कौन सा कंडक्टर पास है हमारा? तो पास तो हमारा कौन सा है? पास हमारा 1 है। तो 1 की वजह से जो फील्ड आएगी वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी, तो हम डायरेक्शन कौन सी लेंगे? जो 1 की वजह से आ रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। इसी तरह के आर की जो आर पे जो आ रहा होगा इफेक्ट वो कंडक्टर 2 की वजह से ज़्यादा आ रहा होगा एज कम्पेयर टू कंडक्टर 1, तो हम कंडक्टर 2 वाले की डायरेक्शन डोमिनेट कर जाएगी, कंडक्टर 2 वाले की डायरेक्शन को हम मानेंगे। चलो क्वेश्चन के हम उस पर आते हैं, सॉल्व करने पे कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो राइट हैंड ग्रिप रूल से तो ये तो हमें पता चल गया कि किस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर आ रही है, ठीक। अब देखो, तो देखो क्या हो रहा है कि अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल से हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 की वजह से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 की वजह से उसको हम B1 बोल रहे हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर आपके 2 की वजह से उसको हम B2 बोल रहे हैं,
ठीक। और अगर मैं जिस पॉइंट पे निकालना होगा उसको हम पॉइंट बीपी, जैसे कि पी पे निकालना तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको बीपी से डिनोट कर देंगे, इस तरह बी क्यू एंड बी आर। समझ में आ गया? तो हम उसकी अब हम सिंबल से बात करेंगे। तो B1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 है, ठीक है। तो B1 ऑफ द वायर 1, ठीक है। अगर हम पॉइंट पी की बात करें वो कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड है ना, वो तो हमने करंट को अभी देखा, नॉर्मली क्या आ रहा है, पी पे आउटवर्ड आ रहा है, और कंडक्टर 2 की वजह से इनवर्ट जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, बी, जो हमारा बी पी होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, दिस विल बी बी वन माइनस बी टू, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर 1 हमारा पास है, कंडक्टर 2 दूर है, तो बी वन माइनस बी टू, ठीक। तो बी वन माइनस बी टू, अब बी वन निकालेंगे हम म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर से, और हम बी टू निकालेंगे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर से, दोनों को निकाल के इक्वेट कर देंगे, कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगी, कुछ चीज़ कट के आ जाएगी, जैसे कि करते हैं। तो अब जो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, बार बार हम फॉर्मूला जो बोल रहे हैं ना उसको आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट वगैरह मैं नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि सिंबल्स वो नहीं है इसमें लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे एम नॉट लिखता हूँ, ठीक है, एम नॉट अपॉन 4 पाई, एम नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई इंटू एम नॉट अपॉन, अब आप कहते हो सर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर बोलते हैं, लेकिन आप लिखते हैं एम नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेना ही सही रहता है, क्योंकि हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू पता होती है -10⁻⁻⁷, तो वो कैलकुलेशन आसान हो जाता है उससे। इंटू 2 इंटू करंट कितनी दी हुई है कंडक्टर 1 की, अगर हम बात करें, ये हम क्या निकालने जा रहे हैं, ये हम निकालने जा रहे हैं, चलो पूरा लिख देते हैं क्या निकालने जा रहे हैं हम, यहाँ पे बी पी निकालने जा रहे हैं, बी पी निकाल रहे हैं, जो कि किसके बराबर होगा, B1 माइनस B2 के, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इसके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है कंडक्टर 1 की वजह से 20 एम्पियर, 2I अपॉन आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना, तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर माइनस करेंगे, माइनस अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट आपकी 30 एम्पियर है कंडक्टर 2 की वजह से, अपॉन में कितना दूर हो गया पॉइंट पी से, ये भाई कितना दूर है ये, देखो कंडक्टर 2 पॉइंट पी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 10 10 10, तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है, पॉइंटिंग नॉर्मली आउटवर्ड्स, किसकी डायरेक्शन ले रहे हैं हम, कंडक्टर 1 की वजह से जो आ रही थी, क्योंकि वो डोमिनेट करेगी, इज इट क्लियर। इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 10⁻⁻5 टेस्ला, ओके। तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन में लिख देना, डायरेक्शन कौन सी है भाई, पॉइंटिंग नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए हम डॉट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, लगा दे क्या डॉट, बिल्कुल लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक डॉट, और उसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बना ली, ओके। अब हम निकालेंगे क्या, इसी तरीके से हम निकालेंगे बी क्यू, ठीक है, बी क्यू निकाल लेते हैं। बी क्यू हमारा किस तरीके से निकलेगा वो तो हम देखेंगे। पॉइंट बी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट क्यू, ठीक है, ये भी हमारा कुछ इसी तरीके से निकलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये बेचारा बीच में फंसा हुआ है, क्या इधर जाएं क्या उधर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, अब आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो उतनी ही दूरी में रखा है, तो दोनों ही डोमिनेट करेंगे एक दूसरे को, नहीं देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किस तरीके से दी हुई है, ये देखो, अब जिस वायर में करंट ज्यादा होगा, जिस वायर, मान लो यहाँ पे तो सेम है, क्योंकि देखो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं, कंडक्टर 1 की वजह से क्यू पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है, और कंडक्टर 2 से अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो वो भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट भी अंदर ही जाएगा, बट अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती तो क्या होता, अगर दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होती तो हम देखते कि करंट का मैग्नीट्यूड किस वायर में ज्यादा है, जिस वायर में करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती,
ठीक है, क्योंकि देखते हो ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिख रहा है ना, म्यू नॉट अपॉन बाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू म्यू नॉट आई, मतलब करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, बाहर से वर्ड भी यही कहता है। तो करंट जिस ज़्यादा, जो जिस वायर में जितना ज़्यादा करंट जा रहा होता वो बताती मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक, और रिजल्टेंट हमारा उस डायरेक्शन में जाता। यहाँ पे भी देख लेते हैं हम किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब आप लोग ये सोचो ना कि यहाँ पे तो चलो पॉइंट पी पे तो हम एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ सोचो यहाँ पे, क्या एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहा है? नहीं कर रहा है, बल्कि जुड़ के और ज्यादा हो जा रहे हैं ना, ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होंगी, बट अगर सेम डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, दिमाग में बांध लो गांठ, बिल्कुल पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये चीज़ को क्लियरली बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, रिजल्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ इसी तरीके से, जो हमारा बार बार हम एक्सप्रेशन को नहीं लिखेंगे, आप लोग को पता ही है, ठीक है, तो सेम सेम चीज ही आती है, पता है, सेम चीज आएगी, बस अंदर अब की बार क्या हो रहा था, अब की बार आपका माइनस हो रहा था, अब की प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10⁻⁻⁴ टेस्ला ही, ठीक है, इसको आ जाएगा ये 10⁻, कैलकुलेट करने के बाद 10⁻⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला लगाना मत भूलना, टेस्ला इज द, बहुत मेहनत करी किसी साइंटिस्ट ने, तब जाके उसका नाम एक यूनिट बन गई। हाँ, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी, और डायरेक्शन की बात कर ले, डायरेक्शन हमारा होगा, ये इनवर्ड है ना, तो उसको हम क्रॉस लिख लेते हैं, क्रॉस लिख के उसको हम एक सर्कल में बंद कर देंगे, ताकि पता चले कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हो रही है। एग्जाम में भी आप लोग सर्कल में जरूर बंद करना, ठीक है, बहुत लोग सर्कल में बंद नहीं करता इसको, सर्कल में बंद कर देंगे। तो ये हमारी डायरेक्शन निकल आई पॉइंट क्यू पर। अब क्या बचा, पॉइंट आर पे जो निकालना है, पॉइंट आर आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोग करके दिखाइए, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है सॉल्व। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें कि फिगर बन रहा होगा और उसके थ्रू हमें जो निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्त लॉ को लगा के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर टुडेज लेक्चर। बायो-सावर्त लॉ सही है, क्या कह रहा है, यूज बायो-सावर्त लॉ, पीएस लॉ, जब भी मैं लिखूं इसका मतलब बायो-सावर्त लॉ, यूज बायो-सावर्त लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो बार राइट हो गया, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैं इसको टिक कर देता हूँ, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, सेंटर ऑफ द कॉइल बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, तो बना लेते हैं स्क्वायर की साइड कितनी है 2a, तो मतलब एक साइड जो है ये 2a के बराबर है। हमें कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ठीक है, हमें नंबर्स नहीं दिया है, तो हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, डेरिवेशन करना है भाई। तो कैसे करेंगे, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। देखो, आप सोच रहे हो कि सर स्ट्रेट वायर का सिखाया है, फाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर का, ये स्क्वायर कैसे आ गया? बेटा देखो, इस स्क्वायर को 4 भाग में तोड़ दो, 4 स्ट्रेट वायर में तोड़ लो, यानी कि ए बी, बी डी, सी डी एंड ए सी, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से तोड़ लो, तो क्या होगा, ये चारों स्ट्रेट फाइनाइट वायर बन जाएंगे। अब स्ट्रेट फाइनाइट वायर का एक्सप्रेशन तुम लोग को अगर याद होगा तो क्या होता था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I, obviously current, अपॉन ए, ए क्या होती थी, ए होता था हमारा डिस्टेंस, ठीक, ए होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन ए, और ब्रैकेट में साइन phi1 प्लस साइन phi2, तो phi1 को मैं phi1 लिख रहा हूँ प्लस साइन phi2। अब ये phi1 phi2 क्या होता था, तुम लोग अच्छे से याद होगा,
बायो-सावर्ट लॉ ने जब पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। किसका एक्सप्रेशन है ये बायो-सावर्ट का एक्सप्रेशन है जब आपका वायर फाइनाइट होता था और आपके पास क्या होती थी, दो एंगल बनाती थी एज से, यानी कि वायर के एंड से एक पॉइंट पे एंगल बनते थे, दो एंगल, ठीक है। एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे वहां पे, तो हमारा वहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था वो था यही, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगर हम सेंटर से लेके मिड पॉइंट की डिस्टेंस की बात करें, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है, अगर पूरी लेंथ ए है तो ये अगर सेंटर है तो ये वाली डिस्टेंस ए हो जाएगी ना। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाली डिस्टेंस हमारी देखो ए के बराबर हो रही है ना, सॉरी स्मॉल ए, ये डिस्टेंस हमारी ए के बराबर हो रही है ना अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक। और ये हमारी वायर है, समझ लो ए सी हमारी एक वायर है और ए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमको पॉइंट इस मिड पॉइंट पे हमको निकालना है, इस मिड पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये निकालना है। एसी के थ्रू इसको निकालेंगे, समझ में आ रहा है, एसी के थ्रू यहाँ पे जो है उसको निकालेंगे, तो ए जो हमारा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे साइड 2a दी हुई थी, तो इसीलिए इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब फाई वन फाई टू क्या है ये भी मैं बता दूं, तो फाई वन फाई टू इज द एंगल जो कि हमारा इसके यहाँ से यहाँ तक बनता है। फाई वन फाई टू क्या है जल्दी से बोल दो तुम लोग, कुछ लोग ने बोल दिया होगा, कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे फाई वन फाई टू क्या है। तो फाई वन फाई टू इज द एंगल बेटा, ठीक है, जो कि कौन कौन बनाता है, ये आपका ये वाला एंगल, तो इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, इट इज ऑल द सेम, ठीक। जो हमारा ओ पे एंगल बनता है दैट इज फाइव वन एंड फाइव टू। यहाँ पे मैं पेंसिल से बना देता हूँ ताकि तुम लोग को भूल होना कभी। सो हमारा ये जो हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा दिस इज फाइव वन मान लो, और इसको फाइव टू मान लो, ठीक है। ये फाइव वन होगा, ये फाइव टू मान लो, समझ गए, ठीक। तो अब बताओ ये अगर सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये मिड पॉइंट का बिल्कुल, ये जो सेंटर से अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये भी तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, यानी कि ये और ये डिस्टेंस जो हमारी होगी वो भी तो ए के बराबर आएगी, ये टू है ना साइड, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी ए के बराबर हो जाएगी, और जो ये वाली डिस्टेंस है वो भी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो हमारा जो समझ में आ रहा है ना, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल ऑल्सो बिकम ए, और ये भी ए हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें साइन फाइव की वैल्यू निकालनी थी। साइन 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू, दिस एंगल इज 45 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक। सिमेट्री की वजह से 45 आ गया यहाँ पे, और क्वेश्चन हमेशा सिमेट्री वाला ही देगा, नहीं तो एंगल स्पेसिफाई कर देगा बेटा, कभी भी घबराना नहीं। ये 45 है तो ये भी बचा जो 45 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि स्क्वायर की आप प्रॉपर्टी जानते हो कि यहाँ पे हो रहा है, तो ये एंगल हमेशा 45 बनता है। तो इसको अगर सिमेट्री के तौर पे बात करें तो पूरा का पूरा एंगल 360 होता है, तो इसको पूरा का पूरा जब 45 45 45 45 पूरा जोड़ोगे तो 360 आ जाता है। खैर ये तो बात हो गई हमारी फिगर की, ठीक है। अब हमें को एक्सप्रेशन में इसको रखना है और सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, एक वायर के लिए यानी कि एसी के लिए अगर हम निकालेंगे तो एसी के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो वही देगा। करंट कितनी जा रही थी, करंट क्या हमें दिया हुआ है, करंट तो हमें दिया नहीं, हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो आई होगा अपॉन ए होगा साइन फाइव वन, यानी कि वन अपॉन रूट टू प्लस साइन फाइव टू दैट इज ऑल्सो वन अपॉन रूट टू, साइन 45 साइन 45, तो वन अपॉन रूट टू बिकम्स टू अपॉन रूट टू, ठीक है, अल्टीमेटली बिकम्स रूट टू ओनली, ठीक। तो वो हम जब लिखेंगे तो वो हमारा एक्सप्रेशन आएगा। अब आप खुद सोचो, जो इफेक्ट ए सी वायर पॉइंट पी पे लगा रहा है, सेम सेम चीज ए बी से भी वही एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, बी डी से भी हमको वही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, डीसी से भी हमको वही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा,
तो अगर हमें ये सारा एक्सप्रेशन सेम देखने को मिलेगा तो हम डायरेक्ट जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या एक्सप्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज, उसको हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही लिखे रहने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक। उसको हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही लिखे रहने देंगे। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन इससे आएगा तो उसको आएगा ये रूट टू मैं लिख कैसे लिखूँ रूट 2, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लिख के इसमें अंडर रूट लगाता हूँ तो देखता हूँ कैसे आता है। समझ जाना कि ये रूट 2 लिखा है, ठीक है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप समझ आ रहा है, ये रूट 2 है। रूट 2 इंटू ये आएगा आपका म्यू नॉट इंटू करंट आई, होल अपॉन में 4 पाई, 4 पाई और बचा आपका ए, जो कि आपका ये लेंथ है यहाँ पे जो कि स्पेसिफाइड है। ये एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो हमने तोड़ा था स्क्वायर को, उसके वजह से आया। अब सबकी वजह से सेम आएगा तो उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ये बन जाएगा रूट 2 दोबारा से, चलो जो भी आएगा आप लोग लिख लेना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो सब पे अलग अलग जो भी डायरेक्शन आएगी, देखो डायरेक्शन कितनी आ रही है, नीचे जा रहा है, सबके वजह से डायरेक्शन अपवर्ड ही आएगी। तो टोटल ऑफ डायरेक्शन जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी अपवर्ड। तो बीच में सेंटर पे अगर पूछे तो इसको सर्कल में एक बना देना, सर्कल जरूर लगाना, इसके पता चल जाएगा आप डायरेक्शन की बात करो। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल ऊपर की तरफ आ रही है आउट ऑफ द पेपर, ठीक। तो इस तरीके से हम बायो से वर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बायो से वर्ड लॉस से इधर थोड़ा सा हम आगे आ गए, सर्कुलर कॉइल वाला याद होगा आपको, जो सर्कुलर एक लूप रखा रहता था, उसके वजह से हम एक पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालते थे। हमारा ये उस के टॉपिक पे बेस पे क्वेश्चन है। एग्जाम में तो हालांकि आपको नहीं बताएगा ना कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट पूछ देगा, वो तो आपको निकालना होगा। और कभी कभी तो स्पेसिफाई कर देता है कि आप बायो सेवर्ट लॉ से ही निकालिए, एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा वो हमारे लिए सोचने वाली बात हो जाती है। चलो, द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल का प्लेन हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, ठीक है। इट हैज 10 टर्न्स, यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो कि कैपिटल एन होता था वो 10 है, ठीक है, 10 टर्न्स हैं उसके। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सारे का मतलब जो रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि कॉइल यूनिफॉर्म है और हमारा जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर का है। करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है उसमें से। करंट ऐसी फ्लो हो रही है कि हमें क्लॉकवाइज दिख रही है फ्रॉम अ पॉइंट अबव द कॉइल। अगर हम ऊपर से कॉइल को देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा करंट का फ्लो होता हुआ। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट। हमको सेंटर ऑफ द कॉइल पे निकालना है ड्यू टू द करंट। अब आपको पता है हमने ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन निकाल के रखा था। सेंटर ऑफ द स्पेशल केसेस होते, देखो कितने एक्सप्रेशन हमने इसके एक्सप्रेशन निकाले थे, याद करिए। पहला था हमारा केस एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, जो हमने निकाला था वो क्या आ रहा था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल एन आई ए अपॉन 2 पाई ए का क्यूब। और ये ए क्या होता था, ए आपका रेडियस होता था उस सर्कुलर कॉइल का, ठीक। ये हमने निकाला था। जो आपका एक्चुअली में एक्सप्रेशन निकल के आता था वो क्या आता था, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब रेडियस का स्क्वायर, अपॉन में 2 ब्रैकेट में आर का स्क्वायर। आर क्या होता था, सेंटर से लेके एक्सियल पॉइंट जहाँ पे हमको निकालना है उसकी डिस्टेंस, प्लस ए का स्क्वायर जो कि रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट में होल की पावर 3/2। ये हमारा इंटीग्रेशन करके जो हमने लास्ट में निकाला था, बिल्कुल एक जो एक्सप्रेशन आया था ये, ठीक है, एक एक्सियल पॉइंट से। अब एक्सियल पॉइंट से हमें निकालना था। अब अगर हम उस एक्सियल पॉइंट मतलब सेंटर से लेके एक्सियल पॉइंट तक की जो एक डिस्टेंस है उसको हम 0 कर दें, यानी कि वो जो पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाएगा सर्कुलर कॉइल के, तब हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल है इंटू आई इंटू ए अपॉन 2 पाई ए का क्यूब। तो हमारा जो ये वाला केस कह रहा है, हमारा ये वाला क्वेश्चन में यही केस लग रहा है, इसलिए मैंने कहा था वाला एक्सप्रेशन को अगर याद कर लोगे तो बाकी केसेस आप बना सकते हो।
तो अब हम जैसे आएंगे फॉर एग्जांपल एक और इसका केस, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस एक्सप्रेशन का और एक केस बनता है कि अगर वो एक्सियल पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर हो उस कॉइल के, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो आर होगी हमारी सर्कुलर कॉइल के रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम उस रेडियस को इग्नोर कर सकते हैं। तब हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाता था, तब हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता था मी नॉट एन आई कैपिटल ए अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर का स्क्वायर, या फिर इसको हम मतलब इसको तो चेंज करके 2 पाई आर का स्क्वायर नीचे आ रहा था। वैसे तो आपका क्या आता था एक्सप्रेशन, जो इस समय हमारा जो आर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके रेडियस के। मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो वो ताकि आप लोगों को वो भी याद आ जाए कि हाँ वो एक्सप्रेशन होता था, उसका हम इस तरीके से चेंज, जो न्यूमेरिकल लगाने से पहले ना एक्सप्रेशन को जरूर लिख लेना। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन मैं पहले वो लिख दे रहा हूँ। ठीक, जनरल एक्सप्रेशन हमारा क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी इज इक्वल टू होता था हमारा म्यू नॉट। मैं यहाँ पे एम नॉट ही लिखता हूँ, आपको पता है म्यू नॉट को मैं एम नॉट लिखता हूँ, म्यू नॉट फिर कैपिटल एन कैपिटल आई ए का स्क्वायर ए की पावर 2, ए की पावर 2, ए क्या है रेडियस है, वेरी गुड। उसके बाद अपॉन में क्या था, अपॉन में यहाँ पे आता था 2, फिर ब्रैकेट में आर का स्क्वायर आर की पावर 2 प्लस ए का स्क्वायर ए की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, उसकी होल की पावर 3/2। ठीक है, एक्सप्रेशन क्योंकि इस तरह कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कॉपी में आप लोग ने ऑलरेडी इसको डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट फ्रॉम हेयर। ओके, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है हमको यहाँ से मिलता है। ठीक, तो आई होप एक्सप्रेशन तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम केसेस बनाते हैं, केसेस जैसे कि हाँ, अब यहाँ पे ए क्या है आर क्या है, देखो ए तो रेडियस है सर्कुलर कॉइल का, आर जो है आपका वो सेंटर से लेके एक कोई एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है। एक्सियल पॉइंट समझ ही रहे होगे ना, एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है। अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर कॉइल तो एक्सियल पॉइंट में बना लेता हूँ, सब कुछ बताना पड़ता है। ये सर्कुलर कॉइल अगर, तो अगर हम इसके एक्सियल और इसका ये सेंटर है, सर्कुलर कॉइल इस तरीके से रखी है कि थोड़ा 3D इमेजिन करना है, सामने बिल्कुल तुम्हारे गोल से नहीं रखी हुई है, नहीं तो एक्सियल पॉइंट नहीं समझ पाओगे। ये ऐसे तुम्हारी तरफ मतलब हल्का सा निकल के रखिए, और इसका एक्सियल पॉइंट आपका कोई पॉइंट एक सेंटर से यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट अगर जो यहाँ पे होगा, दिस इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल पॉइंट। ये एक्सिस के अलोंग होता है ना, तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। तो उसका एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, उसके इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लगती है, ये उसका एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है जनरलाइज। तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी आर होती है कौन सा ए होता है, मैं वो भी बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग के अंदर कुछ वो ना रहे कि सर ने बताया नहीं। दिस डिस्टेंस इज आर, ये हमारी डिस्टेंस स्मॉल आर है जिसको हम लेते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी वो होती है, ये वाली डिस्टेंस तो रेडियस होती है ए। ठीक है, ये होती है ए, ये होती है ए, ये होती है ए। ठीक है, जा रहे ये होती है, नहीं हम जा रहे, ये ए है। ठीक है, ए डिस्टेंस तुम लोग को अगर क्लियर हो गया हो तो इसको ए को थोड़ा इधर ले जाते हैं भाई, दिखे ताकि हाँ ये ए है। ठीक, सो ये है हमारा, और फिर उसका क्वेश्चन हम, ये एक्सप्रेशन है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा था, इस क्वेश्चन पे हमको सिंपली सेंटर के लिए पूछ रहा था, तो हम अब इस क्वेश्चन के केसेस बनते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंटर के लिए, सेंटर पे पॉइंट लाया करेगा, इसका मतलब कि जो आर है वो जीरो हो जाएगा पूरा। तो सेंटर वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट एकदम सेंटर पे लाया करने लगेगा सर्कुलर कॉइल के, तो आर को जीरो कर दो यहाँ पे, तो देखो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आता है, तो वो उसका उसके लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ए को बहुत छोटा कर दे आर के कंपैरिजन में, यानी कि आर पॉइंट बहुत दूर हो गया कहीं पे, और ए को हम कंपैरेटिवली छोटा कर दें, तो ये हमारा ए का जो है टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ए हमारा हट जाएगा नीचे से। ठीक है, और ए हटेगा तो ऊपर जो है हमारा ये इस तरह से रहेगा एक्सप्रेशन। और इसी में अगर हम एरिया के फॉर्म में उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, खैर उससे हम बाद में आएंगे एरिया पे।
और बस ये हमारे स्पेशल केसेस थे। तो हम यहाँ पे जो हमारा स्पेशल केस दिया उसको मैं हटा दे रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जनरलाइज एक्सप्रेशन थे, हमको स्पेशल केस के लिए करना था। हाउ वी कैन डू इट एज, ठीक है। ये बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू, सिंपली r बचेगा नीचे, 3/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई इंटू ए, एरिया होता था ए कैपिटल। एरिया को अगर हम नहीं इंक्लूड करते तो अपॉन में सिर्फ आर बचता था, ठीक है। तो एरिया अगर दिया होगा तो ठीक है, यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं हुआ है, तो एरिया से मतलब ही नहीं है, तो सिंपली हमारा उससे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता था वो होता था म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई करेंट अपॉन 2a। ए क्या था, रेडियस। तो इसको हम लिख देते हैं, ये एम नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई अपॉन में आपका 2 और होता था a, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें रख देंगे हमारा सारा। तो हमारा अब हम वैल्यूज को रख देते, वैल्यूज क्या है, म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में चेंज करने के लिए बेसिकली करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में अगर इसको चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको इस तरह से रख देते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू को रख देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n कितना दिया है 10 इंटू दिया इंटू क्या है हमारा करंट कितना है 2। तो ऊपर का काम खत्म और नीचे आते हैं, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दो भाई, मीटर में चेंज कर दो, मीटर में चेंज कर देंगे 0.8 मीटर, ठीक। 0.08 आएगा, 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर, ठीक है। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसका जो हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है कैलकुलेशन के बाद 1.57 और 8 समथिंग जो भी आपका आ रहा हो इंटू 10⁻⁻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 ⁻
4 टेस्ला। ओके, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से का क्या हुआ, एक तो वाला एक्सप्रेशन भी रिवाइज हो गया और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपने समझ लिया। ठीक।